नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो नेशनल इनकम के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, अर्थात वस्तुओं का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करूं तो वैसे तो ये 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला है फाइनल गुड्स, जिन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि मध्यवर्ती वस्तु होती है। फिर तीसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। और फिर होता है कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर्स गुड्स भी बोल सकते हैं, अर्थात उत्पादक वस्तुएं। तो देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का बंटवारा करते हैं, बांटते हैं, तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन फाइनल में से ही कुछ कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कुछ कैपिटल गुड्स होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये है क्या, तो इनको हम विस्तार से जानेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट क्या होती हैं, कंज्यूमर क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस आता है, जो कि 3 मार्क्स का आता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, अर्थात अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताएं। तो सबसे पहले हम अंतिम के बारे में पढ़ेंगे, इन फाइनल गुड्स के बारे में, और फिर हम इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो फिर उसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। तो देखो, अब जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनल गुड्स के बारे में, और दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। अब अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करूं, फाइनल गुड्स है क्या? देखो, जो फाइनल गुड्स होती हैं वह कंज्यूमर भी यूज करता है और प्रोड्यूसर भी यूज करता है। कंज्यूमर उपभोक्ता और उत्पादक। कंज्यूमर कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए, और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है कि इंटरमीडिएट गुड्स भी तो प्रोडक्शन के लिए ही यूज होती है। तो मैं यदि फाइनल गुड्स की बात बताऊं तो ये फाइनल इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रयोग में आती है। फाइनल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अ ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर, अर्थात एक ट्रैक्टर जब फार्मर के द्वारा खरीदा जाता है तो वह डेली यूज होता है। ठीक है, वो डेली यूज होगा, आज भी वो ट्रैक्टर है, कल भी ट्रैक्टर है और परसों भी ट्रैक्टर रहेगा। तो इसका मतलब वो है फाइनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। तो जो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, तो फाइनल गुड्स वह है
अंतिम वस्तुएं वह हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं, अर्थात क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि अब इस वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये पूरी तरीके से रेडी टू सेल है, इसके अंदर कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होगी, वैल्यू ऐड नहीं होगा, ये वस्तु मार्केट में जाएगी और कंज्यूमर के द्वारा यूज कर ली जाएगी। ये वस्तु अगर प्रोड्यूसर यूज करेगा तो प्रोड्यूसर फाइनल इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करेगा। जैसे मिल्क परचेज बाय ए फैमिली, तो परिवार के द्वारा जब मिल्क खरीदा जाता है, एग्जांपल मिल्क, जब ये मिल्क एक फैमिली खरीदेगी तो ना तो इसकी रीसेल की जाती है, ठीक है जी, ना ही इससे अदर प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए हम इसको फाइनल गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स, क्योंकि इससे ना तो अदर प्रोडक्शन किया जाए। अदर प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जैसे एक हलवाई होता है, वो दूध से स्वीट्स बना करके, मिठाई बना करके बेचता है, तो उसने दूध को कन्वर्ट कर दिया मिठाई में और मार्केट में वो बेच रहा है। लेकिन फैमिली ऐसा नहीं करती। फैमिली यदि दूध से मिठाई बनाती है तो उसे स्वयं अपने आप ही कंजप्शन करती है, कंज्यूम करती है उसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम फाइनल गुड्स को खरीदते हैं या फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं तो फाइनल गुड्स वह होंगी जिनकी रीसेल नहीं होगी, और दूसरा अगर वह अपना फॉर्म चेंज करेंगी तो फॉर्म चेंज करने के बाद वहां बेची नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो ये होती है यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अदर गुड्स, अर्थात यह अन्य वस्तुओं के लिए उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाती हैं। कैसे लाई जाती हैं अन्य वस्तुओं के लिए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मिल्क जब खरीदा किसी हलवाई ने, तो वह इस मिल्क से स्वीट्स बनाएगा और इसको बेच देगा, ठीक है। जैसे मिल्क से उसने स्वीट्स बना करके बेच दिया, या फिर उसने मिल्क खरीदा और उस मिल्क की रीसेल कर दी, तो यहां पे फॉर्म चेंज नहीं हुआ, यहां पे फॉर्म चेंजर हो रहा है। तो फॉर्म चेंज होने के बाद में वो बेचेगा तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगा, क्योंकि दूध कितने का था? दूध था 30 रुपए का, मिठाई बिकेगी उसकी 100 रुपए की या फिर 150 रुपए की, तो वैल्यू ऐड हो गया ना उसके अंदर। लेकिन रीसेल का मतलब क्या है कि उसने खरीदा था 28 रुपए का और बेच दिया उसने 29 का, तो उसी को रीसेल कर दिया, तो इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स वह होती हैं जिनकी या तो रीसेल की जाती है या प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन प्रक्रिया में अन्य वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, अदर गुड्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे शर्ट बनाने के लिए कपड़े का यूज होगा, ठीक है। तो इसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं और इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अभी एक और बात समझना, फाइनल गुड्स में जो कंज्यूमर खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, उपभोक्ता व्यय करता है, उसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी एक और बात समझो आप, ये इसी का टॉपिक है। दूसरा, जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है, उत्पादक व्यय करता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। निवेश व्यय कहते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर दें, अर्थात कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर,
इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है और जो कंज्यूमर होता है वो कंजप्शन करता है। तो ये थी समझाने वाली बात कि किसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं और किसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की। तो मैं डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से देखिए। तो अभी तक हमने समझा था कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट क्या है। अब तुम्हें एग्जाम में ये लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको लैंग्वेज मांगता है वो आपकी बुक की मांगता है, आप बना के नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं और ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। तो बात को समझो कि भाई उत्पादन की सीमा रेखा के बार का मतलब है, जैसे मेरी ये शर्ट है, अगर इस शर्ट में एक बटन ना होता तो मैं इसको नहीं खरीदता। मैं कहता कि भाई मेरे को नहीं खरीदनी है, इसमें बटन नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो बाउंड्री लाइन का मतलब ये नहीं है कि किसी ने छक्का मार दिया या चौका मार दिया। बाउंड्री लाइन का मतलब है कि अब इस वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये पूरी तरीके से तैयार है, उसी को हम फाइनल या फिर अंतिम वस्तु कहते हैं। और इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि इसमें अभी कुछ ना कुछ चेंज आना है। जैसे एक व्यक्ति गया दुकान पे, रेस्टोरेंट पे गया और उसने कहा चिल्ली पोटैटो दे दो, और उसने चिल्ली पोटैटो की जगह उसे आलू थमा दिए, पोटैटो थमा दिए, चिल्ले भाई खा ले। तो ये थोड़ी ना हुआ रीजन। रीजन क्या है कि चिल्ली पोटैटो चाहिए, आलू थोड़ी ना चाहिए। तो आलू जो है, आलू फाइनल गुड नहीं होगी उसके लिए, उसके लिए फाइनल गुड है चिल्ली पोटैटो। अभी उसमें चेंज आएगा क्योंकि वो अभी बाउंड्री लाइन के अंदर है। आलू कटेंगे, ग्रेवी में डालेंगे, प्याज में डालेंगे और जब जाके चिल्ली पोटैटो बनेगी। तो दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात ये उत्पादन की सीमा रेखा के भीतर होती है। तो देखो भाई, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, दीज गुड्स आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, अर्थात ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। क्यों होती है तैयार? क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज बनी हुई है, उसको खरीदते हैं और जाकर के यूज कर लेते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदी गई है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर लाएगा और खेती में काम यूज करेगा, फार्मिंग में यूज करेगा। ठीक है, वैसे ही एक व्यक्ति को चाहिए क्या कहते हैं खाना, वो जाएगा रेस्टोरेंट पे, बोलेगा और वो उसको दे देगा। तो मतलब क्या है, एक शर्ट चाहिए पूरी तरीके से तैयार है तो उसको पहन लेगा। लेकिन इसके अंदर दीज गुड्स मे बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, अर्थात ये वस्तुएं फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि इनका या तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना है, रॉ मटेरियल के रूप में, या फिर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, या फिर इनका अंतिम वस्तु जो रॉ मटेरियल है उसका दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये अपने फाइनल यूजर के द्वारा रेडी टू सेल नहीं होती, रेडी टू यूज नहीं होती। थर्ड पॉइंट है, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म। रीसोल्ड का मतलब यहाँ पे है ये दोबारा से नहीं बेची जाती, एक बार बेच दी जाती है, बात खत्म, क्योंकि लाए यूज कर ली, लाए यूज कर ली, तो ये फाइनल गुड्स होती है। लेकिन दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक मिल्क लाया गया 28 रुपए का, 30 रुपए का, और उसको बेच दिया 31 का, 32 का। जैसे एक दुकानदार होता है, वो कोई सामान लाता है अपनी शॉप पे और उसे रीसेल करता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो करता है। तो इसमें रीसेल होता है, इसमें रीसेल नहीं होता। तो देखो भाई, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, अर्थात जो फाइनल गुड्स होती है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होता, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उसमें वैल्यू ऐड होता है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, अर्थात इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है। ठीक है, लाए 50 की, बेची 55 की, तो इनमें मूल्य वृद्धि होती है, लेकिन इनमें मूल्य वृद्धि नहीं होती। किसमें नहीं होती? फाइनल में, इंटरमीडिएट में होती है। दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है, बट ये नहीं जोड़ी जाती। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका रीजन ये है, ये इसलिए नहीं जोड़ी जाती क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो फाइनल गुड्स का ही एक पार्ट होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो इसे रफ कर रहा हूं, एक व्यक्ति है, वो एक लकड़ी लेकर के आया बहुत बड़ी, ठीक है, जो पेड़ होता है, और उस पेड़ से उसने टेबल बना दी। अब जो ये वुड लेकर के वो आया है,
ठीक है, ये वुड लेकर के आया है वो 20,000 की, और जो टेबल बना के उसने बेची है वो बेची है 50,000 की। तो जो टेबल है कितने की बिकी है? 50,000 की। वुड कितने की आई थी? 20,000 रुपए की। तो 20,000 की आई है, 50 की बिकेगी, तो भैया 30,000 रुपए का उसका प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन इस 50 के अंदर ये वैल्यू भी तो ऐड है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, इसको जोड़ते हैं। रीजन ये है क्योंकि जो इंटरमीडिएट की कॉस्ट होती है वो फाइनल गुड्स के अंदर ऐड होती है, इसीलिए हम इंटरमीडिएट को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते और सिर्फ हम नेशनल इनकम को ही जोड़ते हैं। तो देखो अभी हमने सीखा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, आप प्रीवियस देखेंगे तो उनके अंदर आपको पता चलेगा कि 3 नंबर में डिफरेंस आता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप ये वीडियो देखिए और इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।